दोस्तों, आईपीएस अनामिका महाराष्ट्र कैडर की तेज तर्रार, ईमानदार और बहादुर अफसर। उसकी ड्यू डेट करीब थी, लेकिन उसने मातृत्व की पीड़ा से ऊपर उठकर एक मानव तस्करी के रैकेट पर छापा मारा था। अब लौटने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। ड्राइवर ने जल्दी से उसे पास के सबसे बड़े और प्रीमियम प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने ले गया। आईपीएस अनामिका स्ट्रेचर पर थी। दर्द बढ़ रहा था, खून बह रहा था। रिसेप्शन पर एक कड़क आवाज आई, पहले एडवांस जमा कराइए, 50,000 रुपए, नहीं तो भर्ती नहीं होगी। ड्राइवर बोला। ये महाराष्ट्र की आईपीएस अफसर हैं, लेकिन स्टाफ ने हंसते हुए कहा, यहां हर कोई अफसर बनकर आता है, नियम सबके लिए बराबर हैं। दर्द से कराहती हुई अनामिका ने आंखें खोलीं और धीमे स्वर में बोली, आज अगर तुमने मुझे भर्ती नहीं किया तो कल ये अस्पताल नहीं बचेगा। स्टाफ ने फिर भी कोई परवाह नहीं की। आईपीएस अनामिका ने अपने फोन से तुरंत डीसीपी, महिला आयोग और मीडिया को लाइव जोड़। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, बारिश की एक ठंडी रात थी। हवा में नमी थी, मगर जमीन पर चिंता की तपिश उतर रही थी। मुंबई के पश्चिमी छोर पर बसे सरकारी क्वार्टर की एक खिड़की पर पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसी कमरे में आईने के सामने खड़ी थी वह महिला जो देश की तमाम लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी थी, आईपीएस अनामिका। आईने में उसकी आंखें खुद से टकरा रही थीं। चेहरे पर थकान थी, पर आत्मा में लौ धधक रही थी। गर्भवती होने के 8वें महीने में भी वह सुबह से रात तक लगातार ड्यूटी कर रही थी। एक बड़े मानव तस्करी रैकेट का खुलासा करने की तैयारी अंतिम चरण में थी। उसकी एक गलती कई जिंदगियों को अंधेरे में धकेल सकती थी, और अनामिका जानती थी कि इंसाफ की लड़ाई में कोई छुट्टी नहीं होती। उसने धीरे धीरे अपनी वर्दी उतारी और सिल्क की साड़ी पहन ली, जैसे कोई सामान्य गृहिणी। अगले मिशन के लिए उसे भेष बदलना था। निचली बस्ती में बच्चियों की तस्करी की खबर थी, और वह खुद जाकर देखना चाहती थी कि कौन सा चेहरा उनके पीछे है। उसने पेट पर हाथ रखा। हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसकी बच्ची जैसे सवाल कर रही हो, मां, तुम कब तक ऐसे लड़ती रहोगी? अनामिका मुस्कुराई नहीं। वो मुस्कान अब सिर्फ मीडिया के कैमरों के लिए बची थी। असल जिंदगी में वो अब सिर्फ एक अफसर नहीं, एक जन रक्षक थी, और अब एक मां भी। उस रात उसने वर्दी नहीं, जिम्मेदारी पहनी थी। गाड़ी रात के अंधेरे में निकली। अनामिका अपने साथ बस ड्राइवर और 2 सादी वर्दी में कांस्टेबल ले गई थी। झोपड़पट्टी की संकरी गलियों में गीली मिट्टी की गंध थी और खौफ का सन्नाटा पसरा हुआ था। पास ही किसी झोंपड़ी से रोने की आवाज आ रही थी। वहां एक नाबालिग लड़की दर्द में कराह रही थी, शायद 8-9 महीने की गर्भवती। अनामिका ने कांस्टेबल की ओर देखा। आंखों में वही सवाल था, क्या तुम्हें अब भी सबूत चाहिए? वो बच्ची तस्करी का ही शिकार थी, और उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया गया। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन किसी अस्पताल ने भर्ती लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ एक अस्पताल बचा, साउथ मुंबई का नामी सजग हेल्थ केयर। जब वहां पहुंचे, रिसेप्शन पर एक महिला ने कहा, एडवांस जमा करिए, 50,000 रुपए। अनामिका ने खुद को एक एनजीओ कार्यकर्ता बताया और कहा कि लड़की रेप विक्टिम है, मगर जवाब वही था, हम इंसानियत से नहीं, पॉलिसी से चलते हैं। गुस्से का सैलाब उसके भीतर उमड़ पड़ा, मगर अब वह अकेली नहीं थी। उसके गर्भ में एक बच्ची थी, जिसे वह इसी जहरीले सिस्टम में जन्म देने जा रही थी। अनामिका ने एक निर्णय लिया, वह अपनी असल पहचान भी अब छिपाएगी नहीं। उसने फोन उठाया, सीधे कॉल किया चीफ सेक्रेटरी को। सर, मैं आईपीएस अनामिका बोल रही हूं। इस वक्त एक रेप विक्टिम बच्ची को लेकर सजग अस्पताल में हूं, लेकिन अस्पताल बिना पैसे के भर्ती करने से इनकार कर रहा है। आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। अगले ही 10 मिनट में पुलिस की 2 गाड़ियां अस्पताल पहुंची। मीडिया को भी खबर दी गई। लड़की को आखिरकार भर्ती किया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अनामिका की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह तेज दर्द से दोहरी हो गई। ड्राइवर ने सहारा दिया, लेकिन जब तक वह खुद को संभालती, पानी की एक धार उसके पैरों से नीचे गिरने लगी। उसकी खुद की डिलीवरी शुरू हो चुकी थी। अस्पताल के वही कर्मचारी अब आईपीएस अफसर को देखकर सहम गए। मैडम, आप पहले बता देती, हम तो बस।
अनामिका की आंखों में खून उतर आया। वह बोली, तुम इंसान पहले हो या मैनेजर? क्या हर औरत को अपनी पहचान बताकर ही सम्मान मिलेगा? उसने भर्ती होने से पहले FIR लिखवाई। इस अस्पताल ने एक रेप विक्टिम लड़की और एक गर्भवती महिला को सिर्फ पैसों की वजह से इग्नोर किया। यह न केवल अमानवीय है बल्कि अपराध भी है। डॉक्टरों ने उसे अंदर ले जाकर भर्ती किया। जब वह ऑपरेशन थिएटर में थी, बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। मीडिया कैमरे लगाए खड़े थे और देश भर में यह खबर चल रही थी, IPS अनामिका की जिंदगी में 2 लड़ाइयां, एक बाहर की और एक भीतर की। जब सुबह हुई, अस्पताल के बाहर सूरज की पहली किरण पड़ी और अनामिका ने एक बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची चीखते हुए दुनिया में आई, जैसे उसने भी कुछ कहना हो। उसी पल से एक मां की लड़ाई शुरू हुई। ये सिर्फ उसकी बेटी के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी हर उस औरत के लिए जिसे सिस्टम ने पैसे, जात, नाम या कपड़ों की वजह से इंसान नहीं समझा। कहानी अब शुरू हो चुकी थी। सर्जरी के बाद की वह सुबह शांत थी, मगर अस्पताल के गलियारों में हड़कंप सा फैला हुआ था। डॉक्टरों और नर्सों की टीम अंदर ICU में थी, जहां IPS अनामिका और उसकी नवजात बच्ची दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। बाहर भीड़ अब भी कम नहीं हुई थी। मीडिया की गाड़ियों की कतार, कैमरों के लेंस और पत्रकारों के माइक एक ही सवाल पर अटके थे, क्या यही है भारत का सबसे आधुनिक अस्पताल, जहां पैसे के बिना मां और बच्चा मर सकते हैं? भीड़ में एक महिला कांपती आवाज में बोली, मैडम ना होती तो मेरी बेटियां मर जाती। आज भी गरीब की जान की कीमत सिर्फ नोटों में तौली जाती है। उसकी बात एक चैनल पर लाइव चली और उसी पल देश के करोड़ों लोगों के मन में कुछ चुभा। उधर ICU में अनामिका धीरे धीरे होश में आ रही थी। आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपनी बेटी की सांसें सुनी। वो हल्के से रो रही थी। अनामिका की आंखों में आंसू भर आए। वह सिर्फ एक बेटी को जन्म नहीं दे चुकी थी, उसने खुद को फिर से जन्म दिया था, इस बार एक मां के रूप में, जो हार नहीं मानने वाली थी। डॉक्टर ने धीरे से पूछा, आपकी तबीयत अब थोड़ी ठीक है, क्या नाम रखें आपकी बेटी का? अनामिका ने धीरे से कहा, नाम अभी नहीं। जब उसे एक ऐसा भारत मिलेगा जहां किसी अस्पताल में नाम या नोट देखकर इलाज ना हो, तब मैं उसका नाम रखूंगी। डॉक्टर चुप हो गया। उसे समझ में आ गया था, यह सिर्फ एक अवसर नहीं, एक बदलाव की चिंगारी है। अस्पताल प्रशासन अब बैकफुट पर था। अस्पताल के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी। यह एक गलत फहमी थी, किसी कर्मचारी की गलती से यह सब हुआ। लेकिन उसी वक्त वहां मौजूद एक नर्स ने कैमरे के सामने आकर सच उगल दिया। हमें साफ आदेश था कि पैसे के बिना किसी को नहीं लेना है। जो नहीं दे सकता उसे सरकारी अस्पताल भेज दो। हम यहां कमाई करने आए हैं, सेवा नहीं। उस नर्स का बयान पूरे देश में आग की तरह फैल गया। वहीं अनामिका को जैसे ही थोड़ा होश आया, उसने अपने PA को बुलाया और एक निर्देश दिया, हॉस्पिटल पर केस दर्ज हो चुका है, लेकिन यह काफी नहीं। अब समय है पूरे सिस्टम को झकझोरने का। वह चाहती तो आराम कर सकती थी, लेकिन उसकी आत्मा बेचैन थी। उसने छुट्टी लेने से मना कर दिया और अगले ही दिन अस्पताल के बिस्तर से वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया। यह मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। आज मैं भर्ती हो गई क्योंकि मैं अफसर थी, लेकिन एक आम महिला का क्या? हमारी बेटियां अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ देती हैं। इस देश में इलाज अब भी अमीरों का हक क्यों बना हुआ है? इस बयान के बाद देश भर में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, ममांड की लड़ाई के नाम से। सोशल मीडिया पर हर महिला, हर मां, हर बहन अपनी कहानी साझा करने लगी। किसी की डिलीवरी एम्बुलेंस में हुई थी, किसी को डॉक्टर ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह दलित थी, किसी ने अपने पति को खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि 10,000 रुपये समय पर नहीं दे पाए। इस आवाज में अनामिका की गूंज गहरी थी। राज्य सरकार दबाव में आई। मुख्यमंत्री ने खुद अनामिका से वीडियो कॉल किया और कहा, हम इस पर एक नई नीति लाएंगे, मैं वादा करता हूं। अनामिका ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा अब भी अधूरा था। बेटी अब पास के पालने में सो रही थी। अनामिका ने उसे देखा और धीमे से उसके माथे पर हाथ रखा। तू इस देश में डर के नहीं, बदलाव के साथ जिएगी। मां तुझसे पहले लड़ेगी।
वह जानती थी कि यह लड़ाई अब सिर्फ अस्पताल के गेट तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई उस व्यवस्था से है जो इंसान को पैसा देकर तौलती है। इस लड़ाई में उसे कई सवालों का सामना करना था, लेकिन वो अब मां बन चुकी थी और मां हार नहीं मानती। अभी कानून बनना बाकी था, अभी सिस्टम की बुनियाद हिलानी बाकी थी, और सबसे जरूरी, अब भी बहुत सी बेटियां चुप थीं। लेकिन अनामिका अब चुप नहीं रहने वाली थी। मुंबई की हवा में एक बेचैनी घुली हुई थी। टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी, सोशल मीडिया पर नारों की बाढ़ थी, और देश भर के कोनों से आती कहानियां दिल झकझोर रही थीं। हर कोई यह जानना चाहता था कि आईपीएस अनामिका अब क्या करने वाली है। क्या वह वाकई बदलाव ला पाएगी, या ये भी किसी और आंदोलन की तरह कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन अनामिका की लड़ाई सिर्फ विचारों की नहीं थी, ये जमीन पर उतरकर लड़ने की थी। डॉक्टरों ने उसे 2 हफ्तों की आराम की सलाह दी थी। शरीर की हालत अब भी स्थिर नहीं थी, लेकिन अनामिका को अपने शरीर से ज्यादा चिंता उस तंत्र की थी जिसने एक मां को इंसान नहीं समझा। अस्पताल से छुट्टी लेते ही वह सबसे पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने सचिवालय पहुंची। वहां ज्यादातर लोगों को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि एक महिला, जिसने अभी हाल ही में बच्ची को जन्म दिया है, मातृत्व अवकाश लेने के बजाय सीधे फाइलों पर दस्तखत कर रही है। अनामिका ने वहां कोई औपचारिक बातें नहीं की। उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, आपातकालीन मातृत्व सुरक्षा कानून, इमरजेंसी मैटरनिटी प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि किसी भी महिला को आपात स्थिति में बिना इलाज नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे वह कितनी भी आर्थिक या सामाजिक स्थिति में हो। अस्पतालों को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी और सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला रखना होगा। जो अस्पताल इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अधिकारी चुप थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह मामूली सा अस्पताल विवाद इतना बड़ा रूप ले चुका है। पर अनामिका सिर्फ भावुक अपील नहीं कर रही थी, उसके पास आंकड़े थे, केस स्टडीज थीं, गवाह थे, और सबसे बड़ी बात, एक मां की चुप चीख थी जो अब पूरे देश की आवाज बन चुकी थी। उसके प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने टोका, अनामिका, ये विचार बहुत भावनात्मक हैं, लेकिन नीति बनाना केवल भावना से नहीं चलता, व्यावहारिकता भी देखनी पड़ती है। अनामिका ने उन सब की तरफ देखा और एक कागज उनकी तरफ बढ़ाया। वह बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट था, एक गरीब महिला की नवजात बच्ची, जिसे उसी सप्ताह एक सरकारी अस्पताल के गेट पर ही मृत घोषित कर दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थे। वह बोली, आप इसे व्यावहारिक कहिए या भावना, ये सच है। मैं मां हूं, मैं अफसर हूं, और अब मैं किसी भी मां को उस दर्द से नहीं गुजरने दूंगी जिससे मैं गुजरी हूं। सभी चुप हो गए। उस दिन पहली बार किसी मां ने कानून के ड्राफ्ट में अपने आंसू दर्ज करवाए थे। उसके बाद अनामिका ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने आरटीआई के जरिए राज्य के हर निजी अस्पताल की मैटरनिटी इमरजेंसी केस हिस्ट्री मंगवाई। हजारों पन्नों में दर्ज सच सामने आया। पिछले 1 साल में दर्जनों महिलाओं को बिना पैसे के इलाज से मना किया गया था। कई मामलों में बच्चे की जान चली गई थी। जब यह आंकड़े अनामिका ने प्रेस के सामने रखे तो लोगों की आंखें खुलीं। पर अभी असली जंग बाकी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठे कुछ अधिकारी निजी अस्पताल लॉबी से जुड़े थे। उन्हें इस कानून का पास होना अपने बिजनेस मॉडल के लिए खतरा लग रहा था। उन्होंने अनामिका पर दबाव बनाना शुरू किया। ऑफ रिकॉर्ड फोन कॉल्स आए, मीठी बातों के साथ कुछ बड़े बड़े प्रस्ताव। अगर आप चाहें तो आपको डिप्टी कमिश्नर बना सकते हैं, बस ये आंदोलन थोड़े धीमे कर दें। अनामिका ने फोन रख दिया। जवाब सिर्फ एक वाक्य में था, मेरे लिए पद नहीं, मेरी बेटी का भविष्य जरूरी है। उस रात वह घर लौटी तो बेटी उसकी गोद में थी। वह अभी तक नामहीन थी। बच्ची की आंखें अब खुलने लगी थीं। उनमें किसी मां का प्रतिबिंब था, सच्चा, सीधा, साहसी। अनामिका ने अपने पति विवेक से कहा, मैं जानती हूं कि यह रास्ता लंबा है, शायद मैं आगे अकेली भी पड़ जाऊं, लेकिन इस बच्ची को एक ऐसा देश दूंगी जहां औरत होने के लिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, डरे हुए नहीं जीना पड़ता। विवेक, जो खुद एक समाज सेवी था, बोला,
तुम अकेली नहीं हो अनामिका, ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। अगले दिन से मां की लड़ाई अभियान पूरे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महिलाओं ने अपने गांव, कस्बे, शहरों में मातृत्व अधिकारों को लेकर जन जागृति रैली निकाली। छात्राओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट बनाए, हम अनामिका की बेटियां हैं लिखकर। अनामिका अब अफसर नहीं रह गई थी, वह आंदोलन बन गई थी। मुंबई के आसमान में हल्का कोहरा था, लेकिन जमीन पर उठता शोर अब साफ सुनाई देने लगा था। मां की लड़ाई सिर्फ एक सोशल मूवमेंट नहीं रहा, वह धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में घुसने लगा था। नेता, कॉरपोरेट्स, निजी अस्पताल, लॉबी सब बेचैन थे, क्योंकि पहली बार कोई अफसर, और वह भी एक मां, उनके ढके हुए घाव पर उंगली रख रही थी। अनामिका की लड़ाई अब सिर्फ सड़कों पर नहीं थी, बल्कि सत्ता की गहराइयों में उतर रही थी। सरकारी फाइलों में हलचल मची थी। अनामिका की आरटीआई रिपोर्ट्स और जन सुनवाइयों से निकले आंकड़े हर मीटिंग में चर्चा का विषय बन चुके थे। मंत्रियों के बीच बंटने लगा था डर कि अगर ये कानून पास हो गया तो निजी अस्पतालों का दबदबा टूट जाएगा। जो अस्पताल हर साल करोड़ों कमाते थे, उन्हें अब हर महिला का आपात इलाज मुफ्त में देना होगा। उनके लिए ये क्रांति नहीं, खतरा था। और खतरे में जब लालच होता है तब हमला होता है। सबसे पहले अनामिका की छवि पर हमला हुआ। एक अफसर होकर इतनी राजनीति क्यों कर रही हैं? सरकारी ड्यूटी छोड़कर आंदोलन क्यों चला रही हैं? क्या बच्ची की फोटो के साथ सहानुभूति बटोरना शोभा देता है? कुछ चैनलों पर ये बातें बहस का मुद्दा बन गईं। कुछ अखबारों ने बड़े बड़े विज्ञापनों के साथ स्वास्थ्य सेवा की छवि बिगाड़ने वाली अफसर जैसी हेडलाइंस छापी। आईपीएस अनामिका चुप रही, लेकिन उसे पता था ये शांति तूफान से पहले की है। एक रात जब वह अपने क्वार्टर में बेटी को सुला रही थी, तभी दरवाजे पर एक बंद लिफाफा फेंका गया। कोई दस्तक नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक चिट्ठी। अगर तुमने यह लड़ाई बंद नहीं की तो बेटी को खो दोगी। अनामिका ने चिट्ठी को देखा, फाड़ा नहीं। वह समझ गई थी कि अब युद्ध निजी हो चुका है। जिस सिस्टम से वह लड़ रही थी, वह अब उसके सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बना रहा था, उसकी बेटी को। उस रात अनामिका ने बेटी को अपनी छाती से लगाकर पूरी रात करवट नहीं बदली। आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक प्रार्थना थी कि यह देश किसी दिन इतना सुरक्षित बन जाए कि कोई मां अपने बच्चे को बिना डर के पाल सके। अगले दिन वह सीधे राज्य महिला आयोग पहुंची और उस चिट्ठी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस विभाग को भी रिपोर्ट दी गई, लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई, एक और बड़ा झटका मिला। अनामिका का तबादला आदेश जारी हो गया। वह अब मुंबई से 600 किलोमीटर दूर एक छोटे जिले में ट्रांसफर कर दी गई थी, यह कहते हुए कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। लेकिन अनामिका जानती थी कि यह सिर्फ एक बहाना है। असल में उसे सिस्टम से बाहर करना था। वह आदेश की कॉपी हाथ में लेकर कुछ देर तक सिर्फ देखती रही। वह मुस्कुराई नहीं, रोई भी नहीं। फिर धीमे से बोली, अगर मेरी आवाज मुंबई छोड़ देगी तो वो गांवों तक गूंजेगी। उसी शाम अनामिका अपने पति और बेटी के साथ ट्रक में बैठी और नए जिले रवाना हो गई। रास्ते में न बिजली थी न इंटरनेट, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसे लगा जैसे उसकी लड़ाई को जमीन मिल गई हो। नया जिला ग्रामीण था, चिकित्सा व्यवस्था बेहद खराब। कई गांवों में तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती थी। महिलाओं के लिए मातृत्व मतलब था डर, संकोच और अक्सर मौत। अनामिका ने वहां भी हार नहीं मानी। उसने गांव-गांव घूमना शुरू किया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू किया, स्थानीय स्कूलों में लड़कियों से बात की। मां की लड़ाई अब शहर की दीवारों से उतरकर गांव की मिट्टी में बोई जा रही थी। एक दिन एक ग्रामीण महिला ने अनामिका से कहा, मैडम, आप यहां क्यों आई? वहां शहर में लोग आपको जानते थे, यहां कौन सुनेगा? अनामिका ने अपनी बेटी को गोद में लिया और जवाब दिया, जहां दर्द है वहीं आवाज होनी चाहिए। मेरी बेटी का हक सिर्फ शहर में नहीं, इस गांव में भी है। और जब तक कोई मां अपनी बेटी को खोने से डरती है, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। धीरे धीरे वहां के लोग भी जुड़ने लगे। पंचायतों में मातृत्व अधिकार सभा होने लगी। महिलाओं ने पहली बार अस्पतालों से सवाल पूछने शुरू किए।
कुछ डॉक्टरों ने खुद आगे आकर महिलाओं का फ्री इलाज शुरू किया। अनामिका का ट्रांसफर उन्हें रोक नहीं सका, बल्कि उसने आंदोलन को ज्यादा गहराई और व्यापकता दी। पीछे मुंबई में अस्पताल, लॉबी और राजनेता अब और अधिक परेशान हो चुके थे, क्योंकि अनामिका को हटाना आसान था, लेकिन उसकी आग को बुझाना नामुमकिन। गांव की गलियों में मिट्टी की सौंधी महक थी, लेकिन साथ ही वहां बसी थी दशकों पुरानी चुप्पी। औरतें सिर ढंग के झुकी झुकी सी चलती थीं, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबी हों। उनकी आंखों में हंसी नहीं, बस आदतें थीं, दर्द सहने की, चुप रहने की और इंतजार करने की। जब आईपीएस अनामिका ने पहली बार उस गांव की सीमा में कदम रखा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि शहर की वो तेज तर्रार अफसर जो वर्दी में आदेश देती थी, अब यहां साड़ी पहनकर गांव की औरतों के बीच बैठी मिलेगी। उसका तबादला लोगों ने सुन रखा था, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता था। सबको लगा कि किसी राजनैतिक साजिश का शिकार बनी है या किसी को नाराज कर दिया होगा। मगर जब लोगों ने देखा कि वह बिना गार्ड, बिना रौब के हर गांव में खुद जाकर औरतों से बात करती है, तब धीरे धीरे विश्वास बनने लगा। अनामिका ने गांव में एक अभियान शुरू किया, जिंदा मां। उसका नारा था, मातृत्व मर्यादा है, दया नहीं। वह हर गांव की चौपाल पर बैठती, महिलाओं को इकट्ठा करती और पूछती, यहां कितनी महिलाओं की डिलीवरी बिना अस्पताल में हुई? हाथ उठते थे, कभी 1, कभी 50, कभी पूरा गांव। किसी ने कहा, मैडम हमें शर्म आती है कुछ बताने में। किसी ने कहा, हमने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी है। किसी ने आंसू पोंछे और कहा, मैंने 3 बार बच्चा खोया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इलाज समय पर नहीं मिला। अनामिका की आंखों में एक गहरा सन्नाटा भर जाता। वह उन स्त्रियों को देखती और सोचती, क्या मां बनना इस देश में अब भी सज्जा है? लेकिन वह आई थी हारने नहीं, बदलने। उसने हर गांव में एक मातृत्व किट योजना शुरू की, जिसमें प्रसव के दौरान जरूरी चीजें थीं और सबसे अहम एक सीधे हेल्पलाइन नंबर। यह नंबर जिला मुख्यालय से जुड़ा था, जहां पर प्रशिक्षित नर्सें और ऐशा वर्कर्स की टीम 24 घंटे मौजूद रहती थी। वह खुद हर कॉल सुनती, हर केस फॉलो करती। और धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। पहली बार गांव की औरतें इलाज मांगने लगीं, डर नहीं रही थीं। एक दिन की बात है, एक नौजवान लड़की रेखा, जिसकी उम्र मुश्किल से 19 रही होगी, उसके घर से कॉल आया। उसकी डिलीवरी चालू थी, पर रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी। जब यह बात अनामिका को पता चली, तो उसने खुद सरकारी जीप ली और निकल पड़ी। गांव तक का रास्ता टूटा हुआ था। जीप बीच में फंस गई। ड्राइवर ने कहा, मैडम अब पैदल जाना खतरनाक है, सांप, कीचड़ और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अनामिका ने बेटी की तस्वीर जेब से निकाली, उसे देखा और बोली, अगर मैं आज नहीं पहुंची तो कल कोई और मां जीप तक भी नहीं पहुंच पाएगी। वह पैर में कीचड़ कांटों के बीच से गुजरी और जब पहुंची तो रेखा बेहोश पड़ी थी। उसकी मां रोते हुए बोली, मैडम जी, मेरी बेटी मर जाएगी, कोई डॉक्टर नहीं आता गांव में। अनामिका ने कॉल पर डॉक्टर को जोड़ा और वीडियो कॉल पर पूरी डिलीवरी करवाई। रेखा ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। रेखा की मां ने अनामिका के पैर पकड़ लिए। आज मेरी बेटी और मेरी नातिन दोनों आपकी वजह से जिंदा हैं। उसी दिन अनामिका को पहली बार महसूस हुआ, एक मां को सिर्फ बच्चा नहीं, पूरा समाज भी जन्म देना होता है। उसके बाद उसने गांव की बच्चियों के लिए हेल्थ अवेयरनेस क्लासेस शुरू कराई। वह चाहती थी कि अगली पीढ़ी मातृत्व को डर नहीं, अधिकार समझे। गांव की लड़कियां अब उसे अनामिका दीदी कहने लगी थीं। वह वर्दी में नहीं आती थी, पर उसके शब्द हर कानून से भारी थे। इसी दौरान राजधानी से एक खबर आई, इमरजेंसी मैटरनिटी प्रोटेक्शन एक्ट की फाइल मंत्रालय में अटक गई है। इस खबर ने अनामिका को अंदर से तोड़ दिया। क्या उसकी महीनों की मेहनत अब दबा दी जाएगी? क्या फिर एक जन आवाज सियासी गलियारों में खो जाएगी? लेकिन उसने हथियार नहीं डाले। उसने एक और कदम उठाया, जनमत संग्रह। हर गांव, हर शहर, हर महिला से उसने एक फॉर्म भरवाना शुरू किया। क्या आप चाहती हैं कि मातृत्व अधिकार को कानून बनाया जाए? लाखों हस्ताक्षर एकत्र हुए।
और जब वह एक दिन मंत्रालय पहुंची तो उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें वर्दी नहीं, 1 करोड़ महिलाओं की सहमति थी। वह बोली, आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे तो इन करोड़ों की चीखें सुननी पड़ेंगी। ये एक मां की लड़ाई नहीं, अब जनादेश है। और पहली बार वहां बैठे लोग चुप थे। राजधानी दिल्ली के आसमान पर सूरज चमक रहा था, मगर संसद भवन की दीवारों के भीतर एक तूफान आने वाला था, और वो तूफान थी आईपीएस अनामिका। अब वो सिर्फ एक अफसर नहीं, एक मां नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। जिस महिला को एक निजी अस्पताल ने पैसे न होने पर भर्ती करने से मना कर दिया था, अब वही महिला देश की संसद के दरवाजे तक 1 करोड़ महिलाओं की आवाज लेकर खड़ी थी। उसके हाथ में एक भारी ब्रीफकेस था जो आंकड़ों से नहीं, आंसुओं से भरा था। इमरजेंसी मैटरनिटी प्रोटेक्शन एक्ट की फाइल संसद में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन सदन में उसे गंभीरता से लिया जाए, इसके लिए उसे जमीन से आवाज लानी थी, और अनामिका वही कर रही थी। वो सुबह 9 बजे संसद मार्ग पर पहुंची। उसके साथ कोई वीवाईवाई काफिला नहीं था, लेकिन हजारों महिलाएं थीं। किसान, मजदूर, शिक्षिकाएं, नर्सें, छात्राएं, दलित बस्तियों से आई महिलाएं और आदिवासी गांवों की माएं। सबने सिर पर लाल और सफेद पट्टियां बांध रखी थीं, जिन पर लिखा था, मां कोई भी हो, इज्जत और इलाज की हकदार है। पत्रकारों की भीड़ उमड़ पड़ी। माइक आगे बढ़ते ही अनामिका ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मातृत्व को भीख नहीं, कानून चाहिए। वो सीधे महिला और बाल विकास मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गईं। सामने का दृश्य अविश्वसनीय था। एक आईपीएस अफसर अपने विभागीय पद की ताकत के बिना सिर्फ जन समर्थन और नैतिक बल से एक पूरे तंत्र को चुनौती दे रही थी। संसद के भीतर की राजनीति, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर मामला गरमाया। कुछ सांसदों ने समर्थन किया। जब हम महिला आरक्षण की बात करते हैं तो उनकी जान बचाने का कानून पास करने में हिचक क्यों? क्या हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि एक मां की पुकार को राजनीति समझ लेते हैं? पर विपक्ष और सत्ता दोनों में से कई सांसद चुप थे, क्योंकि उनके पीछे वही निजी अस्पताल लॉबी थी जिनका पैसा चुनाव प्रचार तक जाता था। एक मंत्री ने कहा, इस कानून से अस्पतालों की वित्तीय संरचना चरमरा जाएगी। हर मरीज को मुफ्त इलाज देना अव्यावहारिक है। अनामिका का जवाब था, तो क्या अब बच्चों का जन्म भी अमीरों की जागीर बना दिया जाए? एक रात की घटना। अनामिका धरने पर बैठी थी, बेटी गोद में थी। तेज बारिश शुरू हो गई, भीड़ छौंटने लगी, मीडिया गाड़ियां भी लौटने लगीं। तभी एक बुजुर्ग महिला ने आकर अनामिका को अपना छाता दिया और बोली, बेटी तू भीग मत, हमारे हिस्से का धूप और बारिश तो तू ही झेल रही है। अनामिका की आंखें भर आईं। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और सोचा, अगर मैं अब झुक गई तो कल ये बच्ची भी अस्पताल के गेट पर खड़ी रहेगी। मैं अब नहीं रुकूंगी। 2 दिन बाद संसद के भीतर ऐतिहासिक दिन लोकसभा में बिल पर चर्चा शुरू हुई। विपक्ष ने समर्थन किया और जनता के दबाव में सत्तारूढ़ दल को भी झुकना पड़ा। जब बिल पारित हुआ तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। इमरजेंसी मैटरनिटी प्रोटेक्शन एक्ट अब भारत का कानून बन चुका था। इस कानून के तहत हर निजी और सरकारी अस्पताल को मातृत्व की स्थिति में आपातकालीन इलाज देना अनिवार्य होगा। इलाज से पहले फीस मांगना अपराध माना जाएगा। कानून का उल्लंघन करने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और 5 साल की सजा तक का प्रावधान होगा। अनामिका को मंच पर बुलाया गया। वह वर्दी में नहीं थी, साड़ी में थी, मां के रूप में। उसने भाषण नहीं दिया, बस अपनी बेटी को गोद में उठाया और कहा, इस बच्ची ने जब आंखें खोली थीं तो इस देश ने उसे जगह देने से इनकार कर दिया था। आज जब वो मुस्कुराई है तो पूरा देश उसकी मुस्कान में शामिल है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, एक मां की जीत है। देश भर के अस्पतालों में बदलाव शुरू हुआ। मां की लड़ाई अब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया। स्कूलों में लड़कियों को मातृत्व अधिकार पढ़ाया जाने लगा। एशा वर्कर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। गांवों में डिलीवरी किट केंद्र खोले गए। और अनामिका, वह अब भी अपनी बेटी के साथ सुबह खेतों में जाती है, शाम को बच्चियों को पढ़ाती है और हर महिला को यही कहती है, तुम सिर्फ मां नहीं, बदलाव की शुरुआत हो। समय बीत गया था।
संसद में पास हुए कानून को 1 साल हो चला था। आईपीएस अनामिका, जिसने इस आंदोलन की चिंगारी जलाई थी, अब न तो अखबारों की सुर्खियों में थी और न ही टीवी कैमरों के आगे। लेकिन सच्चे बदलाव की कहानी कभी शोर से नहीं, शब्दहीन स्थिरता से लिखी जाती है। गांवों में अब तस्वीर बदल चुकी थी। जहां कभी प्रसव घर की चारपाई पर होता था, वहां अब गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी गाड़ियों का इंतजाम था। अस्पतालों में बोर्ड टंगे थे, आपात स्थिति में इलाज आपका अधिकार है, शुल्क बाद में, जीवन पहले। जिन डॉक्टरों की कभी प्राथमिकता पैसा पहले, मरीज बाद में होती थी, अब वे अस्पताल प्रशासन से डरते थे, क्योंकि मां की लड़ाई अब सिर्फ आंदोलन नहीं, कानूनी ढांचा बन चुकी थी। आईपीएस अनामिका अब एक नई भूमिका में थी। उसने आईपीएस पद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन ट्रांसफर वापस लेने का अनुरोध भी नहीं किया। वह वहीं गांव में रह रही थी, अपनी बेटी के साथ, जिसे अब सभी क्रांति नाम से पुकारते थे। हां, यही नाम रखा था उसने, क्रांति, क्योंकि वो दिन जब मैंने अस्पताल के फर्श पर उसे जन्म दिया था, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी क्रांति थी, अनामिका अक्सर कहा करती थी। उसने गांव में एक छोटा स्कूल शुरू किया था, मां की पाठशाला, जहां लड़कियां न सिर्फ पढ़ना लिखना सीखती थीं, बल्कि अपने अधिकार, स्वास्थ्य और आत्मरक्षा भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय